साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की MCQ सीरीज के पार्ट 4 में मैं लोकेश डागुर फिर से हाजिर हूं नए प्रश्नों को लेकर। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पर डे 25 प्रश्न लेकर आऊंगा, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा भारतीय संविधान के एक टॉपिक को क्लियर कराने का और साथ में विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का। चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न, कौन से बाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रस्तावना की क्लास में बताया था कि देखो बेरूबाड़ी वाद जो 1960 में था, केशवानंद भारती वाद 1973, कोहलोवाद 2007 और इंदिरा साहनी वाद की बात करें दोस्तों 1995। मैंने आपको बताया था बेरूबाड़ी जो वाद है दोस्तों, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन केशवानंद भारतीवाद जैसे ही आएगा उसमें यह माना जाएगा कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में क्या नहीं किया जा सकता है, बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में। और आधारभूत ढांचे की जो संकल्पना है दोस्तों वो भी आपको याद रखनी है केशवानंद भारतीवाद से। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में पहली बार प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना। दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं के विचारों, सपनों, आदर्शों तथा दर्शन की अभिव्यक्ति किसमें होती है? तो आप देखोगे दोस्तों पहला ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा मूल कर्तव्य और चौथा प्रस्तावना। दोस्तों संविधान निर्माता के विचारों और सपनों की बात करें तो ये आपको परिलक्षित होगी प्रस्तावना में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप देखोगे संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य थे एक्चुअल में वो भारतीयों के लिए किस प्रकार का संविधान देना चाहते थे, उनके कैसे विचार थे, कैसे सपनों का भारत वो बनाना चाहते थे, वो सारे आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना बात कब कर रहा है? मूल प्रस्तावना की निम्न में से कौन सा शब्द नहीं था? इसका मतलब आपको पता है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? एक बार संशोधन। इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछना चाह रहा है मूल प्रस्तावना की, इसका मतलब इससे पहले की। तो आप देखोगे कौन सा शब्द नहीं था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गणराज्य और डी लोकतांत्रिक। ये डबल ऑप्शन आ गया है। तो आप देखोगे कि मूल प्रस्तावना की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी समाजवादी इसमें नहीं था, क्योंकि जब आप देखोगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा 42वें संविधान संशोधन, और अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े जाएंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। क्या है? 3 शब्द हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इस प्रश्न से आपको देखो एक तो ये क्लियर हुआ कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो दोस्तों केवल एक बार संशोधन हुआ है। दूसरा संशोधन कौन सा हुआ? 42वां हुआ। कब हुआ? 1976 में। और इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड की संज्ञा देने वाला कौन सा विचारक था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पालकी वाला, जिनको आप केशवानंद भारतीवाद से भी जानते हैं, जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन भी हो चुका था। तो ये जो केशवानंद भारतीवाद में थे एन पालकी वाला, ये इनके अधिवक्ता थे केशवानंद भारतीवाद में। इन्होंने ही प्रस्तावना को संविधान के आई कार्ड की संज्ञा दी। अगर बात करें ठाकुरदास भार्गव की तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा देने वाले थे ठाकुरदास भार्गव। अगर के.एम. मुंशी की बात करें दोस्तों तो के.एम. मुंशी ने संविधान को क्या कहा? कुंजी अर्थात राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी के.एम. मुंशी ने। और अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो ये इसने किसी प्रकार की आत्मा की संज्ञा नहीं दी। इस प्रकार प्रस्तावना का जो इस प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए? अभी जो पिछला प्रश्न था संविधान संशोधन को लेकर, उसमें भी ये बात हमने क्लियर की थी। हमने बताया था आपको 42वां संविधान संशोधन जो कब होगा दोस्तों? 1976 में होगा, जिसके द्वारा केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन करेंगे। और कितने शब्द जोड़ेंगे? 3। और 3 शब्द दोस्तों बताए थे अभी, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अब क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? देखो प्रश्न में 3 नए शब्द जोड़े गए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? प्रथम श्रेणी व्याख्या था 2011 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक के साथ साथ मैं पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी कुछ समाहित करने का प्रयास करूंगा। तो ये प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2011 का प्रश्न है। पढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? आप देखोगे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 92 में हुआ था वैसे तो, लेकिन अमेंडमेंट लागू होगा 1993। और इसी के द्वारा दोस्तों क्या जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। और 11वीं अनुसूची के साथ आपको पता है पंचायती संस्थाओं का जो प्रावधान है पंचायती राज संस्थाओं का, वो किया जाएगा। वो है 73वां संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वो नगरीय प्रशासन, जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची संविधान में जुड़ेगी। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, बार बार यही प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन से शब्दों को जोड़ा गया? मैंने क्लियर कर दिया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, उपयुक्त सभी। आंसर डी इसका राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन होगा प्रस्तावना में 1976 में, और अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रयास करने का। अमेरिकी क्रांति, ये पूछना चाह रहा है कि जो प्रस्तावना में शब्द है ना, उन पर किन किन देशों का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपको 3 क्रांतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। कितनी क्रांतियों का? 3 क्रांतियों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें अमेरिका की क्रांति की, अमेरिका की क्रांति से जो प्रभाव है वो है राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। अगर बात करें फ्रांस की क्रांति की, तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति से हमने ले लिए हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और बात करें रूस की क्रांति की तो आर्थिक समानता। मिलान करो, पहले का वी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी जो क्रांति है आपको पता है जो कब होगी? 1776 में। अगर बात करें दोस्तों रूस की क्रांति की, ये होगी 1789 में। और फ्रांस की क्रांति की बात करें दोस्तों 1917 में। और ये आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब स्वीकार किया? 2 डेट निकल के आती हैं दोस्तों। अगर बात करें तो देखो, अगर प्रस्तावना हम देखते हैं भारतीय संविधान की, तो उससे आपको एक डेट पता चलता है अंगीकृत होने की तिथि। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखोगे तो उसमें 3 शब्द देखने को मिलेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इनका सीक्वेंस भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, पहले अंगीकृत है, फिर अधिनियमित है और आत्मर्पित है। अंगीकृत होने की तिथि अगर आपसे पूछे तो वो है 26 नवंबर 1949। जो डाउट्स है ना वो इसलिए क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि इसने अंगीकृत नहीं पूछा, इसने पूछा संविधान सभा ने अंतिम रूप से स्वीकार कब किया। ये तो अंगीकृत होने की तिथि थी। तो ज्यादातर जैसे ही ऑप्शन आपको 26 नवंबर 1949 मिलेगा प्रस्तावना को लेकर, और आप देखते हो प्रस्तावना में ये तिथि आपको देखने को भी मिलती है,
तो आप सबसे पहले आंसर क्या टिक करोगे? 26 नवंबर 1949, जो क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 17 अक्टूबर 1949। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको संविधान के 3 पाठन बताए थे। कितने? 3 पाठन। भारतीय संविधान में 3 पाठन हुए। प्रारूप समिति के प्रथम वाचन की बात करें, प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। क्लियर है? सेकंड जो वाचन होगा वो होगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और थर्ड जो वाचन होगा वो होगा दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तीनों वाचन क्लियर हैं। अगर पहले वाचन की बात करें तो ये सबसे कम अवधि तक चलने वाला वाचन था। अगर सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले वाचन की बात करें तो ये द्वितीय वाचन था। और इसी द्वितीय वाचन के अंतिम दिन 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूर्ण अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। और अगर अंगीकृत होने की बात करें तो यह तृतीय वाचन के अंतिम दिन वाली बैठक थी, जिसमें 26 नवंबर 1949 को आप देखते हो भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। ये दोनों डाउट भी क्लियर करने हैं। अगर आंशिक रूप से लागू करने की तिथि पूछे तो 26 नवंबर 1949 है। अगर पूर्ण रूप से लागू करने की तिथि पूछी जाए तो वो है दोस्तों 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। तो डाउट क्लियर है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकार की तिथि आए तो आपका आंसर होगा 17 अक्टूबर 1949। लेकिन अगर अंगीकृत होने की तिथि पूछी जाए तो दोस्तों आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना की भाषा शैली। प्रस्तावना की भाषा शैली कौन से देश से प्रभावित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। अब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों भाषा शैली का आयरलैंड। लेकिन प्रस्तावना की से 2 और प्रश्न बनते हैं, वो देखो। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न हो सीधा कि प्रस्तावना भारत के संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए, अमेरिका। लेकिन एग्जामिनर बात कर दे प्रस्तावना की भाषा शैली की, किसकी? भाषा शैली की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। अगर एग्जामिनर बात करे प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, जो क्या मिलती है आपको? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग वाली जो लाइन है वो अगर देखें तो वो दोस्तों मिलेगी आपको अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा से ये 3 प्रश्न बनेंगे और तीनों में अलग अलग आपको याद रखना है। प्रस्तावना सीधा पूछी जाए, प्रस्तावना कहां से ली? अमेरिका से। प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग हैं, वो कहां से ली? अमेरिका से। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा से लिया जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा और होगा आयरलैंड। क्लियर है डाउट्स? दोस्तों लास्ट तक आपको वीडियो में बना रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। देखते हैं प्रश्न। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है? थोड़ी देर पहले एक प्रश्न था दोस्तों, वो था परिचय पत्र को लेकर। क्या था? परिचय पत्र। परिचय पत्र की संज्ञा देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एन पालकी वाला। क्लियर है? लेकिन यहां बात की है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की। किसकी? आत्मा की। तो संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को दी दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने। आत्मा की जैसे बात करें दोस्तों तो देखिए एन पालकी वाला, ये क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं। क्लियर है? अगर आप बात करोगे डॉक्टर BR अंबेडकर, तो इनसे भी एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न रहा है एग्जामिनर का, वो है अनुच्छेद 32, क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले कौन है? ठाकुरदास भार्गव हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 जिसमें आपको देखने को मिलेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार, 5 रिट मिलेंगी, उसको संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कहा है।
एन पालकी वाला जो है उसको परिचय पत्र कहेगा प्रस्तावना को, और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हैं वो इसको राजनीतिक कुंडली की संज्ञा देते हैं। दोस्तों एक प्रश्न से कम 4-5 प्रश्न हल करवाने का प्रयास किया जा रहा है। संख्या प्रश्नों की मात्र 25 है इस क्लास में, लेकिन 25 प्रश्नों में आप देखोगे कम से कम आपके 100 प्रश्न आपको हल होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया? थोड़ी देर पहले जो प्रश्न था उसमें भी इसी से रिलेटेड एक प्रश्न था, लेकिन उसमें था प्रस्तावना की भाषा, और मैंने यही डाउट आपको क्लियर करवाया था। अगर प्रस्तावना की भाषा शैली की बात करें तो आंसर अलग होगा, और प्रस्तावना के विचार की या प्रस्तावना की पहली पंक्ति की बात करें तो आपका आंसर अलग होगा। यहां प्रस्तावना के विचार को पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या ले ली? प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग, ये दोनों पूछें तो आंसर होगा अमेरिका, और भाषा शैली की बात करें तो आपका आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड। संविधान के जब स्रोत मैंने आपको बताए थे तो संविधान के स्रोत वाली क्लास में मैंने किस किस देश से क्या क्या ग्रहण किया है वो सारा क्लियर किया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, संविधान को राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को कौन से विचारक ने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, हंसा मेहता। इनमें से राजनीतिक कुंडली कहने वाले थे के.एम. मुंशी, जो आपको पता है दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी, जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्लियर है? अगर बात करें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की, तो ये भी प्रारूप समिति में सदस्य हुआ करते थे। क्लियर है? अगर ठाकुरदास भार्गव की बात करें दोस्तों तो इन्होंने प्रस्तावना को आत्मा कह दिया। हंसा मेहता की बात करें दोस्तों तो ये संविधान सभा में महिला सदस्य हुआ करती थी। संविधान सभा में महिला सदस्य थी। और अगर कुल महिला सदस्यों की बात करें संविधान सभा में तो आपको पता होगा दोस्तों कुल महिला सदस्य थी 15, लेकिन जब आप देखोगे अंतिम बैठक संविधान सभा की जो होगी 24 जनवरी 1950 को, उसमें कुल महिला सदस्य थी 10 जिन्होंने भाग लिया था। क्लियर है सारे डाउट्स? चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की कुंजी, भूमिका, सार, परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? संविधान की आत्मा कहेंगे, संविधान की कुंजी कहेंगे, संविधान की भूमिका, सार और परिचय पत्र किसको बोलते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रस्तावना, क्योंकि पिछली जो 5-7 प्रश्न थे वो इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताए थे। आत्मा किसने कहा, परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी? तो बहुत सरल प्रश्न है, ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? होता नहीं है, क्या नहीं होता है वो देखना है। तो देखिए ऑप्शन ए, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। पता चलता है क्या इससे? बिल्कुल, ये तो पता चलता है, क्योंकि अंगीकृत होने की तिथि मिलती है प्रस्तावना में कि आज हम क्या करते हैं, विक्रम संवत शुक्ल सप्तमी संवत 2006 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों इसका तो पता चलता है। फिर संविधान को लागू करने की तिथि, तो संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा। ऑप्शन सी है संविधान निर्माताओं के उद्देश्य, अर्थात भारत के संविधान निर्माताओं के सपनों का, विचारों का, दर्शन जो भी है वो प्रस्तावना है, तो उद्देश्यों का पता चलता है। फिर देखते हैं हम भारतीय संविधान की प्रकृति, अर्थात हमारे संविधान निर्माता भारतीयों को किस प्रकार का संविधान देना चाहते थे, ये भी आपको पता चलेगा किससे? प्रस्तावना से। क्योंकि आप देखते हो कैसा है भारत, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, एकता, अखंडता, बंधुता की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन पूछा गया है कौन सा स्पष्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान को लागू करने की तिथि का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2013 का प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणराज्य है।
प्रस्तावना वाली जब क्लास थी दोस्तों, तो उसमें हमने लोकतांत्रिक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, जो जो शब्द थे उनका क्या क्या तात्पर्य है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो गणराज्य आप किसे बोलेंगे ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए है शासकीय शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच बटी हुई हैं, तो ये तो प्रणाली हो जाएगी संघात्मक, क्योंकि जब आप अनुच्छेद 1 से लेकर 4 पढ़ोगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत को क्या कहा गया है? यूनियन। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब भारत क्या है? संघ है। लेकिन बात पूछी है गणराज्य की, तो ये तो गलत है। संघ की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, गणराज्य की नहीं है। और आपको ये क्लियर कर दूं कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से अगर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा, लेकिन यही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो होती है लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और भारत की संसद द्विसदनात्मक है, ये भी संसदीय प्रणाली को दिखाता है। लेकिन हम क्या पूछा गया है? गणराज्य। और दोस्तों गणराज्य क्या होता है? गणराज्य होता है जिसमें राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचित होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गणराज्य की जो विशेषता है वो है जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष या शासन प्रमुख निर्वाचित होता है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ऐसी प्रणाली अगर कोई है तो वो है गणराज्य। और हमारा जो भारत देश है वो गणराज्य कब हुआ? गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया? पहले ही क्लियर कर दिया था, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर 15 अगस्त 1947 की आप बात करें तो देखो दोस्तों इस दिन क्या हुआ? भारत हमारा स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 की बात करें तो भारत का संविधान बनकर तैयार होगा, जिसमें समय लगेगा, तो संविधान बनकर तैयार होगा 26 नवंबर 1949 को, और बनकर तैयार होने में समय लगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर है? ये समय लगा, और आप देखोगे इसी दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू होगा। और कौन को 16 अनुच्छेदों के साथ लागू किया गया। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 80, 81, 88, 91, 92, 93 और 94, ये 16 अनुच्छेद दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन जाएगा? गणतंत्र बन जाएगा। और 29 अगस्त 1947 ये डेट आप याद रखो। तो ये प्रारूप समिति के स्थापना की तिथि है कि 29 अगस्त को तो प्रारूप समिति की स्थापना होगी, और 30 अगस्त को क्या करेंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका सभापति निर्वाचित किया जाएगा निर्विरोध। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात अगर करें दोस्तों, तो न्याय की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है ये आपको पता होगा दोस्तों, रूस की क्रांति से। अगर ऑप्शन आए आर्थिक समानता को लेकर, तो आर्थिक समानता की अवधारणा हमने, या न्याय की अवधारणा है दोस्तों, वो कहां से ले ली? रूस से ले ली। अगर बात करें स्वतंत्रता की, वैयक्तिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता की, तो आपको अमेरिका याद रखना है। कनाडा से भारतीय संविधान में क्या शक्ति ली? बोली हमने, मतलब जो संघ है और अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो उसमें केंद्र में निहित होंगी। और बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो फ्रांस की क्रांति को देखते हुए मिलेगा आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो आर्थिक न्याय या आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात रूस की क्रांति से ली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
भारत के शासन की सत्ता किसमें निहित होगी, अर्थात अंतिम जो सत्ता है ना दोस्तों वो किसमें निहित होगी, वो होगी ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी जनता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग, कौन सी पंक्ति से पता चलता है, हम भारत के लोग से पता चलता है कि भारत की जो एक्चुअल रूप से शासन की जो सत्ता है वो भारत की जनता में ही समाहित होगी, भारत के लोगों में समाहित होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारत शब्द है, क्या है, भारत जो शब्द है दोस्तों ये कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आता है, हम भारत के लोग, भारत को। क्लियर है, तो 2 बार आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये विशेष रूप से फोकस रखना है कि एग्जामिनर सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर अगर भाषा शैली की बात करे आपको आंसर रहना चाहिए आयरलैंड याद। अगर प्रस्तावना की बात करें या प्रस्तावना की पहली पंक्ति की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, अमेरिका हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि असत्य पूछ रहा है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, बिल्कुल ये भी सत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन किया गया है। और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की भी संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल राइट है। ये तो आत्मा कहेंगे, कुंजी कहेंगे, परिचय पत्र कहेंगे, दर्शन कहेंगे, ये सब क्या है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो देखो पहला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, तीसरा बिल्कुल इसका आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप देखोगे तो ये पूछा है असत्य, तो इस प्रश्न में असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे और सही कुट के माध्यम से उत्तर का चयन किए। एक साइड बात दे रखे हैं, एक साइड उनके ईयर दे रखे हैं। बेरूवाड़ी बात आपको पता है दोस्तों 1960 है। अगर बात करें केशवानंद भारती वाद की तो यह है 1973। LIC बात 1995 और इंदिरा साहनी बात 1992। तो मिलान करें दोस्तों, पहले का हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का हो जाएगा वी और चौथे का हो जाएगा ए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से। बात करें दोस्तों विभाजन से पहले, आपको पता है विभाजन कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ। और 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन होगा तो डॉक्टर अंबेडकर जी पहले पश्चिमी बंगाल से निर्वाचित थे। अब वो पार्ट चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, तो इनको फिर पुनः निर्वाचित किया गया मुंबई से। MR जैकर के स्थान पर इनको फिर से पुनर्निर्वाचित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 बिल्कुल याद रखना है। आर्टिकल 167 आप राज्यों को लेकर जब आप पढ़ोगे तो उससे संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 167 की बात की गई है, इसमें राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है, दायित्व है, कर्तव्य है, विशेष अधिकार है या अधिकार है। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 167 कहता है कि प्रशासन के संबंध में जानकारी प्रदान करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये राज्यपाल को प्रशासन के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करेगा अनुच्छेद 167 के तहत। आप देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। कौन नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं होता है। राज्यपाल के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन सी आरपीएससी का सदस्य, ऑप्शन डी राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य की बात कर रहा है। आप देखोगे नियुक्त नहीं किया जाता है, तो देखो मुख्यमंत्री होगा, आरपीएससी का सदस्य भी राज्यपाल करेगा, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। लेकिन राजस्थान हो या कोई भी हाई कोर्ट हो,
हाई कोर्ट के जो जज हैं या चीफ जज हैं, उनकी जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई से परामर्श ले सकता है, लेकिन नियुक्त नहीं करेगा राज्यपाल, है ना। तो किसको नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको नियुक्त नहीं करता है दोस्तों? ये नहीं करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। बाकी मुख्यमंत्री, आरपीएससी के सदस्य, आप देखोगे राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य, इन सब की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, जब अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, उसी बैठक में हमारे राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले 25 प्रश्नों को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।